हेलो हरियाणा वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन यहाँ पर जो आपकी वन शॉट सीरीज चल रही थी उसका एपिसोड नंबर 9 में बहुत ही अमेजिंग चैप्टर करने वाले हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका नाम है अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। पिछले सालों का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो ये चैप्टरों को आप अपन अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। तो सभी बच्चे फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब मीटर खींच देंगे, ढील बिल्कुल भी नहीं देनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। और मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले 8 एपिसोड हो चुके हैं। उनको जिन भी बच्चों ने अच्छे से नहीं देखा है वो अच्छे से देख लेना। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीधे यहीं पे आ जाओ। पूरी केमिस्ट्री का मैंने वादा किया था और पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री में आपको करवा रहा हूँ। बात करते हैं यहाँ पर सर क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जय अकेडमी फॉर नर्सिंग का, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर 3 बार सिलेबस करवाया जाएगा, 6 बार नहीं प्यारे बच्चों। आपको यहाँ पर 7 मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। डेली क्लास, डेली डीपीपी मिलेगी, वीकली और मंथली टेस्ट उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। और कोई समस्या आ जाती है तो यहाँ पर आपको मेंटरशिप भी मिलने वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये आपके लिए। आपने छोटे भाई बहन को जरूर सजेस्ट करें, और आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है उम्मीद बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ये सारी बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। बायोलॉजी में याद रखना प्यारे बच्चों, बॉटनी और जूलॉजी के 2 पार्ट है, इसलिए टोटल ओवरऑल 7 पार्ट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई साहब देखो, बहुत ही बेहतरीन यूनिट है जो अपन यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चंस खूब आते हैं, भरपूर क्वेश्चन आते हैं। 2 चैप्टर का यहाँ पर अपन आगाज करने जा रहे हैं, 2 चैप्टरों का अपन यहाँ पर समापन करेंगे। और अगर आपने ध्यान से सुना, समझा और प्यारे बच्चों यहाँ पर सीखा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चंस यहाँ पर गलत नहीं होगा। ऐसा मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ। तो आप सभी बच्चे एकदम ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ठीक है, और एक एक चीज़ को सुनना, देखना, समझना और मज़ा आ जाएगा बस। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है अमाइंस, जिसकी मैक्सिमम रिएक्शन तो अपन कर चुके हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। कारण सिंपल है, जो भी आपका एग्जाम होगा डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये ध्यान से सुन लेना। सिर्फ जिसके ऊपर अंडरलाइन करूंगा और जो समझाऊंगा वो ही पढ़ना है, बाकी का सबको भूल जाना है, बाकी का सब कुछ भी नहीं पढ़ना। जो इम्पोर्टेंट है और जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा और कैसे याद रखना है और किस चीज़ को याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। अमाइंस प्यारे बच्चों, जब नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ता है तो 1 डिग्री अमाइन कहलाता है, याद रखना। जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ जाता है तो 2 डिग्री अमाइन कहलाता है, और नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ जाता है तो मेरे बच्चों ये 3 डिग्री अमाइन कहलाता है। ये आपको पहली चीज़ तो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ की यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दिख रहा होगा, ठीक है ना, अनशेयर्ड लोन पेयर। ठीक है ना, जैसे आपने देखा था NCH3CH3, तो नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और ये आपका 3 कार्बन है। इस तरीके से आपका पिरामिडल शेप आपका बनता है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, NH3 ग्रुप की, तो मैं अभी बता चुका हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री 3 टाइप के आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में सीधे यहाँ पर काम की बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देख सकते हैं आप। CH3CH2NH2 कॉमन एमन, जो कॉमन नेम होगा वो इथाइलमाइन है, जबकि IUPAC नेम आपका एथेनामाइन हो जाता है। ऐसे यहाँ पर प्रोपाइलमाइन प्रोपेन 1 अमाइन हो जाता है, 2 पे अमाइन आ गया तो प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा, N पे आकर आ गया तो आपका N मेथाइल अमाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद में NN डाइमेथाइल और मेथेन अमाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के सिंपल सी कहानी है जो सब बच्चों को यहाँ पर समझ में आती होगी। बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्यारे बच्चों, इसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन, अरे सर क्या बोलते हैं सर, एनिलीन बोलते हैं, बिल्कुल बेटा एनिलीन बोलते हैं। तो एकदम फिक्स चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। और ये देखो इसलिए फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन नेम और IUPAC नेम तो यार बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है, ये तो बच्चों वाली चीज़ है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, 10th क्लास में। ऐसे ही यहाँ पर याद रखो, ठीक है।
ये देखो NH2CH3 आ जाएगा, टोल्यूडीन बोलते हैं। ब्रोमो पे आ गया तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, NN डाइमेथाइल एनिलीन। ठीक है, मतलब सिर्फ रीड करना है। अब यहाँ से देखो, जो बच्चा यहाँ से सीख लेगा अच्छे से उसका काम हो जाएगा, क्योंकि मेजर जो पार्ट है ना मेरे बच्चों वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि यार देखो मेन चीज़ है प्रिपरेशन, और जो एग्जाम होते हैं आपके उनमें भी प्यारे बच्चों प्रिपरेशन ही पूछा जाता है कि अपन किस तरीके से किस चीज़ को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो मेरे बच्चों आ जाओ और देख लेते हैं प्रिपरेशन। तो याद रखना प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन की जब बात की जाती है तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं उनका रिडक्शन करके भी अपन यहाँ पर अमाइन बना सकते हैं। सर कैसे? ये बेंजीन ग्रुप है, नाइट्रो जो आपका कंपाउंड था हाइड्रोजन, पैलेडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में याद रखना रिडक्शन करता है, NO2 को NH2 में चेंज कर देता है। ये नाइट्रो कंपाउंड था, SN+HCl या Fe+HCl की प्रेजेंस में देखेंगे तो ये NO2 को NH2 में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। याद रखना नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके अपन क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों, अपन अमाइन बना सकते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट आप याद रखना हाइड्रोजन, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, SN+HCl या Fe+HCl। नेक्स्ट अमोनोलाइसिस अपन देख सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ आपका यहाँ पर क्या बनाता है प्यारे बच्चों, एक अमोनियम सॉल्ट बना लेता है। जैसे क्या होता है, जब 1 डिग्री अमाइन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा, वापस करेगा तो 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा, वापस एल्काइल हैलाइड के साथ करेगा तो याद रखना अपना प्यारे बच्चों क्वाटरनरी बन जाता है। ठीक है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, ये आप याद रख सकते हो। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ओ हो, ये तो बहुत ही काम की चीज़ है सर। रिडक्शन में कुछ नहीं है भाई, रिडक्शन हो जाएगा, RCN RCH2NH2 में चेंज हो जाता है मेरे भाई। RCN था, RCH2NH2 में चेंज हो गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था, वो जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड में आपका कन्वर्ट हो गया। रिएजेंट याद रखना हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, जो निकल है वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में RCN को आपका यहाँ पर RCH2NH2 में चेंज कर देता है, या सोडियम अमलगम C2H5OH की प्रेजेंस में भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। और CN जो ग्रुप है मेरे बच्चों उसको CH2NH2 में कन्वर्ट कर देता है। चक बंठू ऑल क्लियर, चक बंठू ऑल क्लियर। आरा बोलो रे, क्या मेरे सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को क्लियर हो गया है? बोलो हाँ कि ना। चक बंठू ऑल क्लियर। रिडक्शन ऑफ अमाइड, ओ हो अमाइड प्यारे बच्चों, अमाइड का रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो भाई साहब ये जो अमाइड भाई साहब है ना, ये RC डबल बॉन्ड NH2, ये आपका RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अमाइड जो होता है वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहां पर आप याद रखना। नेक्स्ट ऐसी रिएक्शन जो एम्स में पूछी जा चुकी है तो आपसे भी कभी भी पूछी जा सकती है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या होता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन? तो मेरे बच्चों सभी बच्चे ध्यान से सुनना, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में सबसे पहले थैलेमाइड लेंगे। अब थैलेमाइड क्या होता है, जब कोई भी आपका बेंजीन जो है वो C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O और बीच में आपका NH, तो इसको बोलते हैं थैलेमाइड। अब प्यारे बच्चों जब यहाँ पर कोई बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आपका N-K+ सॉल्ट बन जाता है। वापस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर एक्वस NaOH के साथ में जब अपन इसको रिएक्ट करवाते हैं तो प्यारे बच्चों याद रखना 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो थैलेमाइड होता है जब वो कोई बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, और जब एल्काइल हैलाइड का उसके रिएक्शन करवाने पर NaOH के एक्वस के साथ में रिएक्शन जब करवाते हैं तो फाइनली जो प्रोडक्ट है, बस फाइनल प्रोडक्ट याद रखो तुम, तो थैलेमाइड ऐसा दिखता है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट याद रखो बस कि 1 डिग्री अमाइन बनाता है, बस खत्म काम। क्या बनाता है थैलेमाइड रिएक्शन? 1 डिग्री अमाइन बनाता है। किससे बनाता है? थैलेमाइड से बनाता है। बस इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा मेरे बच्चों। तो ये बहुत ही प्यारी रिएक्शन थी यार, ओ हो इतना प्यारा रिएक्शन है ना, आंखों में प्यारे बच्चों आंसू आ जाए ऐसी रिएक्शन है ये। जितनी तारीफ की जाऊं उतनी कम, इतनी ठीक है ना लॉयल है केमिस्ट्री में ये रिएक्शन कि हर एक पेपर में कहीं ना कहीं आ जाती है। इतना पसंद यहाँ पर ये रिएक्शन आता है।
एग्जामिनर हमेशा इस रिएक्शन को देखना चाहता है, ठीक है ना। वो गाना सुना होगा ना, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा। हाँ बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा। तो ये सिंपल सी वही रिएक्शन है, मेरा कहना मान लो। एक बार एग्जामिनर भी इसको देखने के लिए तरस जाता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बहुत प्यारी रिएक्शन है। जब प्यारे बच्चों अमाइड ब्रोमीन NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी 1 डिग्री अमाइन बनाता है। अरे सर ये ही है क्या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन? हाँ, तो अमाइड ब्रोमीन NaOH के साथ 1 डिग्री अमाइन बनाएगा। सर 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 अब तो समझ में आ गई, कभी भी नहीं भूलेंगे। सर 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 एकदम समझ में आ गया है कि अमाइड की रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। ब्रोमीन NaOH के साथ होगी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो सर 1 डिग्री अमाइन बनेगा ना? अरे तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। बस इतना याद रख लो, जब अमाइड आ जाए ब्रोमीन NaOH की प्रेजेंस में 1 डिग्री अमाइन बना देता है तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहलाती है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनको भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अपन देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका ऑर्डर देख सकते हो आप। 1 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी और टर्सरी इस तरीके से यहाँ पर काम करता है, ठीक है ना, ये याद रखना। उसके बाद में यहाँ पर प्यारे बच्चों याद रखना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन एल्कोहल और एल्केन ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों यहाँ पर सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर सेम होता है। उसके बाद में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लो भाई। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन यहाँ पर आप देख सकते हो। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड लुईस बेस के अकॉर्डिंग तो आप सबको पता होगा, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है आसानी से वो बेस है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस आपका क्या होता है, एसिड होता है। तो ये तो सब बच्चों को पता ही है, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं है। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्या है आपका बेसिसिटी है, तो PKB जिसका ज़्यादा होगा उसका KB कम होगा, और जिसका KB कम होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, ठीक है ना। तो याद रखना मेथाइल अमाइन, फिर N मेथाइल अमाइन, फिर NN डाई मेथाइल अमाइन। तो पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ रहा है ना, दो मेथाइल ग्रुप आ गए, पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा सभी बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ अमाइन में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन द गैसियस फेज, अगर गैसियस फेज के अंदर बात करें तो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और फिर आपका NH3 होता है। याद रखना गैसियस फेज है अगर और बेसिसिटी ऑफ अमाइन पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री होगा, फिर आपका 2 डिग्री आएगा, फिर लास्ट में आपका क्या आएगा 1 डिग्री आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ पर सब बच्चों को याद होनी चाहिए गैसियस फेज के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखो आप प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस अमोनियम कैटाइन, स्ट्रॉन्गर शुड बी करस्पॉन्डिंग अमाइन एज ए बेस। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विच इज अपोजिट टू द इंडक्टिव अफेक्ट बेस्ड ऑन द ऑर्डर, ठीक है ना। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन ये आपको यहाँ पर याद नहीं रखनी है। बेसिसिटी ऑफ अमाइन तो आपको मैंने बता दिया है गैसियस फेज में क्या था, लेकिन आप याद रखना यहाँ पर अगर प्यारे बच्चों लिक्विड फेज है, ठीक है ना, ये याद रखना यहाँ पर सॉल्वेशन है, लिक्विड फेज है, तो ये यहाँ पर किस तरीके से काम करती है। तो याद रखना आपका 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, ठीक है ना, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का और फिर आपका यहाँ पर 1 डिग्री का। ये कब है, जब आपका कोई एक तरीके से मैथाइल ग्रुप यहाँ पर होगा, फिर यही आपका 2 1 3 हो जाता है। 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री ये कब होगा, जब मैथाइल से बड़ा ग्रुप मतलब इथाइल टाइप का ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होता है लिक्विड फेज के अंदर, ये याद रखना। बस 3 लाइन याद रख लो। गैसियस फेज में 3 2 1 होता है, लिक्विड फेज में मैथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और इथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। बस काम खत्म। ये 3 लाइन याद रख ली तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, एक भी सवाल आपका गलत होगा ही नहीं। अरे भाई साहब गलत होने ही नहीं देंगे हम। ये भी यार बहुत ही काम की चीज़ है भाई साहब, मतलब है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी प्यारी चीज़ है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कि सेम वही गाना याद कर सकते हो आप चाहो तो।
ठीक है ना, एक बार देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो ऐसी ऐसी रिएक्शन है ना, ये 4-5 रिएक्शन तो ऑर्गेनिक में जिनसे सवाल नहीं बने तो पेपर प्यारे बच्चों कहलाता ही नहीं है कि ये पेपर है। ठीक है ना, ये ऐसी ऐसी कुछ रिएक्शन है जिनसे अगर एग्जामिनर सवाल नहीं दे तो फिर वो पेपर पेपर नहीं कहलाता है, फिर वो कुछ और कहलाता है। ठीक है ना, ये तो ऐसी धांसू धांसू रिएक्शन है जो तो आपको यहाँ पर आनी ही चाहिए। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है मेरे बच्चों, 1 डिग्री अमाइन CsCl3 और एक बेस के साथ में जब हीट करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विच क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड, जिसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि FOUL स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस जिसको बोलते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। कुल मिला के जो कार्बाइल अमाइन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ओनली ओनली ओनली, ठीक है ना, वो गाना सुना होगा ना, लॉनली लॉनली लॉनली, है ना, तो वो ही है, सिंपल सी बात कि ओनली भाई साहब मेरे प्राइमरी अमाइन यहाँ पर, ओनली प्राइमरी अमाइन यहाँ पर शो करेगा, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं करेगा। रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये 1 डिग्री अमाइन है HNO2, और नाइट्रस एसिड मतलब आपको दिख रहा होगा NaNO2HCl के साथ। तो ये याद रखना प्यारे बच्चों, N2+Cl- बना देता है। जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। जब आपका ये सेम रिएक्शन, ठीक है ना, आपका दिख रहा होगा एनिलीन, NaNO2HCl नाइट्रस एसिड के साथ में करवाते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन तो मैं पहले भी पिछले एपिसोड में भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पूछा जा सकता है हरियाणा के एग्जाम में। बेंजीन, ठीक है ना प्यारे बच्चों, सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, जिसको अपन बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट का मतलब क्या है मेरे भाई। अरे तो कुछ नहीं है मेरे भाई, C6H5SO2Cl। ओ हो C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl हिंसबर्ग रिएजेंट पूछा जा सकता है, जो कि क्या करता है यहाँ पर, रिएक्ट करता है प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन, ठीक है ना, और फॉर्म करता है प्यारे बच्चों सल्फोनामाइड। ठीक है ना, याद रखना, फॉर्म क्या करता है, सल्फोनामाइड फॉर्म करता है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्राइमरी अमाइन के साथ में आपका यहाँ पर बेंजीन सल्फोनाइड अमाइड बना देता है, जो कि सॉल्युबल होता है, ये याद रखना। हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन सल्फोनामाइड इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ठीक है ना, कुल मिला के यहाँ पर विदड्रॉइंग ग्रुप आपका अटैच होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है, हाईली स्ट्रांगली आपका प्यारे बच्चों क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आपको नहीं याद रखना, याद रखना बस ये प्राइमरी सेकेंडरी के साथ रिएक्शन कर सकता है। हिंसबर्ग रिएजेंट का आपको पता होना चाहिए नाम क्या है, बस 2 लाइन याद रख लेना, काम हो जाएगा मेरे भाई। और कुछ मत पढ़ो, सीधे आ जाओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। याद रखना ब्रोमीन वाटर, पहले भी बता चुका हूँ, ब्रोमीन वाटर कभी भी आ जाता है मतलब वाटर मोलिक्यूल घेर लेता है। घेरेगा तो भाई साहब यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो आपका क्या आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की मैं बात कर सकता हूँ, जब एनिलीन की रिएक्शन पाइरिडीन CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ करवाते हैं तो बाद में प्यारे बच्चों ब्रोमीन CH3COH के साथ रिएक्शन करवाने पर बेस की प्रेजेंस में याद रखना आपका यहाँ पर ब्रोमो एनिलीन बना देता है। ठीक है ना, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो नहीं है ये, ठीक है ना, अगर आपको यहाँ पर बस एक बार इन्फॉर्मेशन के लिए देखना है, बाकी का ये जो भी रिएक्शन बताइए याद नहीं करनी, नहीं आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है ना, क्योंकि बहुत रेयर चांस है, कुछ है ही नहीं है उसमें। ठीक है ना, यहाँ से रिएक्शन आ सकता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट्रेशन आपको पता ही है, NO2 ग्रुप का यहाँ पर एडिशन, पैरा पे आपका मेजर होता है, मेटा पे होता है थोड़ा कम, और आपका यहाँ पर ऑर्थो पे तो नेग्लिजिबल हो जाता है। नाइट्रेशन मतलब HNO3 H2SO4 इतने टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, तो ऑर्थो पे बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा, और याद रखना यहाँ पर जनरली ऑर्थो और मेटा पर ही बनता है। ठीक है, वही NH2 अभी देखा था रिएक्शन अपन ने, NaCO3 बनाता है, NHNO3 के साथ रिएक्शन करवाने पर प्यारे बच्चों लास्ट में आपका पैरा पे नाइट्रो एनिलीन बना देता है, जो कि आपको बस जस्ट रीड करना है, काम का बिल्कुल भी नहीं है। जो काम का होगा मैं अलग से बता दूंगा। एनिलीन की रिएक्शन सल्फोनेशन प्रोसेस तो आपको पता ही है, H2SO4 के साथ करवाने पर सल्फोनिक ग्रुप SO3H ग्रुप का एडिशन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होगा। उसके बाद में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट C6H5N2+Cl-, जिसको यहाँ पर नाम से जाना जाता है, नाइट्रस एसिड के साथ में ये रिएक्शन होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर याद रखना, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है ना, अब ये कैसे बनता है डाइजोटाइजेशन, तो याद रखना डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में एनिलीन की रिएक्शन होगी भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैं बता रहा हूँ।
कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है भाई साहब डाइजोटाइजेशन का मतलब क्या है। अरे मेरे भाई डाइजोटाइजेशन कुछ नहीं है, एनिलीन C6H5NH2। C6H5NH2 एनिलीन होता है। जब नाइट्रस एसिड NaNO2Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट C6H5N2+ Cl- बन जाता है, जिसको अपन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इससे अपन क्या क्या बना सकते हैं वो मैं अब आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में वहाँ से सवाल भी क्रिएट हुआ है, पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो मेरे भाई मज़ा आ जाएगा यार। तो भाई बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो अपन ने बना लिया C6H5N2+ Cl-। अब यहां से अपन क्या क्या बना सकते हैं वो देखने वाले हैं। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन देख चुके हैं, कार्बाइलमाइन रिएक्शन देख चुके हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देख चुके हैं। तो सभी बच्चे एक बार फिर से कान खोल लो और जल्दी से एक बार यहाँ पर कमेंट में बता दो मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बोलो हाँ कि ना। चेक 1 2 चेक 1 2 ऑल क्लियर। चेक 1 2 चेक 1 2 ऑल क्लियर। चेक 1 2 चेक 1 2 ऑल क्लियर। चेक 1 2 क्लियर। चेक 1 2 चेक 1 2 ऑल क्लियर। ओके सर। देखो प्यारे बच्चों, एकदम अपन लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं जो आपका हरियाणा का सिलेबस है। नवा एपिसोड चल रहा है। लास्ट मोमेंट पे मतलब ये बोल सकते हो कि एक तरीके से पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है। क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, लगभग लगभग मैंने पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ा दिया है। ठीक है ना। लास्ट 8 एपिसोड हो चुके हैं, नवा चल रहा है, 1-2 एपिसोड और आने वाले हैं। बस पूरा केमिस्ट्री ख़त्म कर दिया है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने ये सारे एपिसोड देख लिए, बहुत अच्छे से समझ लिए, तो एग्ज़ाम का 85 से 90% पेपर ओनली ये 10 एपिसोड से आपको मैच हो जाएगा। लाइन टू लाइन मैच कर लेना, पूरा पेपर एक तरफ कर देना और मेरे क्लास के नोट्स एक तरफ कर देना। क्लियर शब्दों में ये बात बता रहा हूँ मैं, कोई भी इसमें दूर दूर तक संचय और सोचना, ठीक है ना, है ही नहीं। उसके कई सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सिखाऊं, ठीक है ना। और एनालिसिस के साथ में पढ़ाता हूं मैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसा बन सकता है। तो कोई बच्चा अगर अभी भी यहाँ पर, ठीक है ना, हिम्मत हार चुका है, तो मेरा यहाँ पर सिंपल सा कहना रहेगा, हिम्मत नहीं हारनी है। अभी भी यहाँ पर, अभी भी आप पूरा यहाँ पर क्या कर सकते हो, ठीक है ना, तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। और ये जो लास्ट में एपिसोड यहाँ पर चल रहे हैं, इनको अगर अभी भी प्यारे बच्चों आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय आपका होगा। इसमें कोई दूर दूर तक संचय और संकोच वाली बात नहीं है। तो भाई साहब ArN2+X- आप बना सकते हो, बना चुके हो। अब याद रखना प्यारे बच्चों, क्यूप्रियस हैलाइड, ये रिएक्शन पहले भी कर चुके हैं। Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl करवाएंगे तो ArCl बन जाएगा। Cu2Br2 के साथ करवाएंगे तो ArBr बन जाएगा। CuCN के साथ करवाएंगे तो Cn बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। N2+ तो बाहर होगा, और जो हेलोजन ग्रुप आ रहा है क्लोरीन, तो क्लोरीन आ जाएगा। ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमीन आ जाएगा। Cn आ रहा है तो Cn आ जाएगा। नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। और इस रिएक्शन को जो नाम से जाना जाता है वो आपका नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम हो गई, खांसी आ रही है। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये कहलाती है। ये याद रखना मेरे सभी बच्चे, सैंडमेयर रिएक्शन आपकी ये कहलाती है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर ये याद रखना प्यारे बच्चों, गेटरमैन रिएक्शन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सैंडमेयर रिएक्शन तो कब है, जब Cu2Cl2, Cu2Br2, CuCN है। कुल मिला के आप देखोगे तो दो आपके यहाँ पर, ठीक है ना, मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक कॉपर और एक क्लोरीन। तो दो चीज आ रही है ना, केटाइन एनाइन। तो याद रखना सैंडमेयर रिएक्शन, भूल जाओगे तो कैसे याद रखोगे, सैंडमेयर मतलब सैंडविच। और जब सैंडविच खाने जाते हैं तो आपको पता है साथ में कोई तो होना चाहिए यार सैंडविच खाने के लिए। क्या अकेला अकेला खा लोगे सैंडविच, कोई तो साथ में होना चाहिए ना। तो ये याद रखना प्यारे बच्चों, कोई तो साथ में होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो
कोई साथ में होना चाहिए, मतलब कॉपर अकेला नहीं होना चाहिए, कोई साथ में है। तो Cu2Cl2 साथ में आपका क्या है HCl, Cu2Br2 साथ में HBr, CuCN KCN। बट यहाँ पर क्या है गेटरमैन रिएक्शन में भाई साहब कोई साथ नहीं चाहिए, कोई साथ नहीं है, कोई साथ चाहिए ही नहीं। तो Cu2Cl2 नहीं, सिर्फ अकेला कॉपर आएगा, HCl की प्रेजेंस में आएगा, अकेला कॉपर आएगा, HBr की प्रेजेंस में आएगा। काम वही है, काम सेम है, वही N2+ बाहर करना है। और आपको यहाँ पर N2+ बाहर करके सिंपल सा क्लोरीन है तो क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लगा दो। अगर आपका पोटेशियम आयोडाइड होगा, पोटेशियम आयोडाइड होगा, N2+ बाहर जाएगा, आयोडीन यहाँ पर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और सिंपल सा आपका यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, बेंजीन के साथ में आयोडीन यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, N2+ बाहर हो जाएगा और आपका यहां पर आयोडीन चिपक जाएगा। वापस यहां पर देखेंगे N2+ बाहर, ठीक है ना। और HbF4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HbF4 की, याद रखना प्यारे बच्चों, फ्लोरोबेंजीन बनाता है, ठीक है ना। ये देखो फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरो, बेंजीन के साथ में क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा। तो ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जा चुकी है। Ki आएगा, आयोडीन लगाएगा, Cl आएगा, Cl लगाएगा, ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन लगाएगा, लेकिन HbF4 फ्लोरीन लगाता है। HbF4 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्लोरीन यहां पर ये अप्लाई करता है, फ्लोरीन लगाता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगाता है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये याद रखना। उसके बाद में ArN2+ Cl- H3PO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो याद रखना H3PO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, N2+ को बाहर कर देता है और हाइड्रोजन लगाता है। मतलब सिंपल सा आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि Ar के ऊपर हाइड्रोजन का मतलब सीधा बेंजीन ही बनाता है ये। और ArN2+ Cl- CH3 आपका CH2OH के साथ, ये भी आपका यहाँ पर ARH ही बनाता है। अगर वाटर के साथ करवाएंगे तो आपका OH ग्रुप लग जाता है, याद रखना बेंजीन के साथ। नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो N2+ Cl- HbF4 आपको पता ही है, N2+ Bf4- नाइट्रो NaNO2 के साथ करवाएंगे तो ये नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, कई सवाल लगातार आए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान से देख लेना। जैसे मान लो आपको पता है C6H5N2+ Cl-, अगर ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, HCl को यहां पर गायब कर दो और N2 को डायरेक्ट ऐड कर दो, N2 को डायरेक्ट ऐड कर दो। और आपका यहां पर क्या किया है मैंने, HCl बाहर कर दिया है, जो आपको दिख भी रहा होगा H+ और Cl-, ये Cl- ये H+ है। तो ये OH का OH जुड़ गया और ArN2+ जुड़ गया। अब याद रखना ये जो कलर होगा ऑरेंज कलर होगा, अगर फिनोल आया है तो, फिनोल आया है तो ऑरेंज कलर की डाई बनाता है, ये याद रखना। और अगर फिनोल की जगह आपका यहां पर एनिलीन आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिनोल की जगह आपका एनिलीन आया है तो येलो कलर की डाई बनाता है। और कुछ नहीं करना, वही काम करना है, यहां से H+ Cl- गायब कर देना है, ArN2, और सीधा आपका यहां पर जो आपका एनिलीन है C6H5NH2 उसके साथ डायरेक्ट जोड़ देना है। बेंजीन के साथ N2+ Cl- HCl गायब करना है और डायरेक्ट आपको N2 के साथ में जोड़ देना है, और येलो कलर की डाई बनाता है ये, ऑरेंज कलर की डाई बनाता है ये। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फिनॉल आएगा ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, फिनॉल आएगा ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, फिनॉल आएगा ऑरेंज, लेकिन अगर एनिलीन आ गया तो येलो डाई बनेगी। काम कुछ नहीं करना, HCl गायब करके सीधा N2 के साथ में, फिनॉल है तो फिनॉल को जोड़ दो, एनिलीन है तो एनिलीन को जोड़ दो, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। बस काम खत्म, इतना याद रख लेना, काम खत्म, समरी पे पहुंच गए हैं, चैप्टर समाप्त हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक चैप्टर समाप्त हुआ। द एंड ऑफ अमाइन, द एंड ऑफ अमाइन, भाई मेरे अमाइन खत्म हो गया है तेरा। और मैं ना गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे बच्चों, अगर किसी बच्चे ने ये चीजें ध्यान से सुनी, जितनी रिएक्शन है, चाहे डाइजोटाइजेशन है, चाहे कार्बल अमाइन है, चाहे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, चाहे HbF4 फ्लोरीन वाली रिएक्शन है, चाहे आपका यहाँ पर डाइजोटाइजेशन के बाद में सैंडमेयर रिएक्शन है, चाहे गेटरमैन रिएक्शन है, चाहे कपलिंग रिएक्शन है कि कौन सा ऑरेंज डाई कौन सा येलो डाई वाली रिएक्शन है, चाहे 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन कैसे बनाते हैं वो रिएक्शन है, चाहे रिडक्शन वाली रिएक्शन है कि आपका रिडक्शन कौन करता है कैसे करता है, चाहे थैलेमाइड आपका 1 डिग्री अमाइन बनाता है वो रिएक्शन है। और ये पता है मैंने क्यों बोला है, क्योंकि मैंने सब कुछ रिवाइज करा दिया, एक बार और रिवाइज करा दिया, हाथों हाथ तुरंत, ठीक है ना, तुरंत रिवाइज करा दिया। तो इतना कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, आप ये मत सोचना,
ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रो से अमाइन कैसे बनाया था, थैलामाइड से बंड अमाइन कैसे बनाया था, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कैसे हुई थी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सिर्फ बंड अमाइन देता है और दूसरा नहीं देता है। उसके बाद डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन कौन कौन सा कलर देता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैं अमाइंस में करवा चुका हूं और मैं पूरी गारंटी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं मेरे बच्चों, अगर आपने ये ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो एक सिंगल सवाल आपका गलत नहीं होगा। इंपॉर्टेंट एक चीज और याद रखना, बेसिसिटी ऑफ अमाइन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री गैसेस फेज में है, लेकिन सॉल्वेशन फेज में मेथाइल आएगा तो 231 और 213 वाला, ठीक है ना। जो मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था वो याद रखना। एल्काइलेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ याद रखना सॉल्वेशन प्रोसेस है, तो वहां पर सीन उल्टा हो जाता है, मेथाइल के साथ अलग और इथाइल के साथ अलग, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था वो और याद रख लेना। इतने में आपका काम बहुत ब्रिलियंट तरीके से हो जाएगा। ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी तो आपको पता ही है, जो लोन पेयर डोनेट करता है प्यारे बच्चों, तो वो ही आपका यहाँ पर क्या होता है, बेस होता है। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो ही आपका यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात है सर, एसिड होता है। तो क्या चैप्टर समाप्त हो गया है, लेकिन 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 अब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ओहो हो, बहुत ही प्यारा चैप्टर है यार ये, मतलब इतना प्यारा चैप्टर है ना, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है ना, वो गाना तो सुना ही है ना, जो देखे एक बार तो पलट के बार बार वो खुदा चाहने क्यों तुझे देखने लगता है, सच बोलो ईमान से खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है, कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, ठीक है ना, जो मैंने थोड़ा सा जस्ट फॉर, ठीक है ना, फन, ठीक है ना, उस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको पहले से पता लग जाए कि हाँ भाई बहुत खूबसूरत चैप्टर आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो प्यारे बच्चों याद रखना CxH2O का होल 5, ठीक है ना, याद रखना प्यारे बच्चों CxH2O का होल y, ये आपका जनरल फॉर्मूला है कोई भी कार्बोहाइड्रेट का। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका अलग अलग यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट तैयार हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। बट याद रखना ये जो है एसिटिक एसिड, तो ये आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जैसे, ठीक है ना, अलग अलग C6H12O5, ठीक है ना, रेमनोज कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन द डेफिनेशन, एक कार्बोहाइड्रेट है बट इस जो डेफिनेशन है उसमें ये फिट नहीं होता है, तो एक एक्सेप्शन ये भी आप यहाँ याद रख सकते हो। उसके बाद में याद रखना यहाँ पर आगे कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच एज यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। याद रखना प्यारे बच्चों, सम ऑफ हाइड्रोडाइड, जो कुछ हाइड्रोडाइड स्वीट होते हैं टेस्ट में तो याद रखना उनको सुगर्स बोलते हैं। याद रखना यहाँ पर, ठीक है ना, यूज इन, ठीक है ना, होम्स घर पे अपन यूज भी करते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका मिल्क जिसको लैक्टोज बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कोल्ड सैकेराइड, ठीक है ना, उसको सैकेराइड भी बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अब यहाँ पर टाइप पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। पता नहीं यार आज खांसी क्यों आ रही है। आप मुझे 1 मिनट देना।
आपने थोड़ा सा इंतज़ार किया। अरे आज क्या हुआ यार, आज मैंने जस्ट क्लास से पहले मैगी खा ली थी, ठीक है ना, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खाना खा नहीं पाया अभी, तो उस वजह से थोड़ा सा खांसी वाली प्रॉब्लम हो गई थी। तो आपने थोड़ा सा इंतज़ार किया होगा। कार्बोहाइड्रेट, मोनो, ओलिगो और पॉली, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों अलग अलग टाइप के क्या हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट हैं। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आपका हाइड्रोलाइसिस नहीं करता, ठीक है ना, याद रखना, उस तरीके से जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे मोनो आपका सेकेराइड कहलाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ओलिगो में प्यारे बच्चों 2 to 10 यूनिट मोनोसेकेराइड में वो टूट जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना। जैसे एग्जांपल के लिए आप बात करें यहाँ पर तो सुक्रोज हो गया, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करता है, टूट जाता है। पॉलीसेकेराइड जो आपका यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड में टूट जाता है, ये भी यहाँ पर प्यारे बच्चों याद रखना। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम, ठीक है ना, और ये आपका यहाँ पर क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना। इस वजह से पॉलीसेकेराइड को नॉन शुगर बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जो लाइन बता रहा हूँ बस वो लाइन याद रख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा, पहली बात तो देखो मैं क्लियर शब्दों में शुरू से ही बता देता हूँ, इस चैप्टर में खासकर मेरा रोल बहुत ही, ठीक है ना, एकदम ये मान लो कि रेयर है, क्योंकि ये सब कुछ बायोमोलिक्यूल पूरा बायोलॉजी में आता है, और आप बायोलॉजी में बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से आते हैं। तो बायोमोलिक्यूल में तो भाई मेरा रोल बिल्कुल कम है, बस मैं ये बताऊंगा कि ये है क्या और क्या याद रखना है और किस तरीके से याद रखना है, बस। बाकी का तो ये सब कुछ आपको पहले से ही ऑलरेडी आता है, ठीक है ना, मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल भी मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है ये बायोलॉजी में आता है और ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से जानते हो। याद रखना प्यारे बच्चों, कार्बन एटम 3 है, तो अगर एल्डिहाइड है तो इसको एल्डो ट्राइओज, कीटोन है तो कीटो ट्राइओज, 4 है तो टेट्रोज, एल्डो और कीटो, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, कीटो, एल्डो हेप्टोज और कीटो हेप्टोज, ये भी याद रखना। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो याद रखना, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करवाने पर भी आपका यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज को प्रिपरेशन की जा सकती है। सुक्रोज का फॉर्मूला याद रखना, C12H22O11, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड है आपका ग्लूकोज यहाँ पर पाने का, अगर स्टार्च का फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई सभी, C6H10O5 का होल एन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्च क्या होता है, C6H10O5 का होल एन, C6H10O5 का होल एन, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर n टाइम्स, ठीक है ना, n नंबर ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर ये यूनिट आपका दे देता है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद में यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो देखो CHO, HOH, फिर OHH, फिर वापस प्यारे बच्चों HOH, HOH और आपका क्या आता है CH2OH, तो ये यहाँ पर आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है मेरे भाई, ग्लूकोज होता है। ये सब बच्चों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन, ठीक है ना प्यारे बच्चों, HI के साथ हीट करवाएं तो हेक्सेन में आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। NH2OH के साथ करवाएं तो याद रखना प्यारे बच्चों, आपका CH डबल बॉन्ड NaOH बना लेता है। SCN के साथ करवाएं तो साइनोहाइड्राइड बना लेता है। ये रिएक्शन तो आपको पता भी होगी, ठीक है ना, कैसे होती है मैं बता भी देता हूँ। जैसे ये CHO ग्रुप था, SCN क्या करता है, H प्लस और CN माइनस में ये अटैक करता है, तो O माइनस H प्लस ले लेता है, HOH ले लेता है H, और ये आपका यहाँ पर CN आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो OH, ठीक है ना, और यहाँ पर H कार्बन को दिखाने की जरूरत है नहीं, वैसे ये साथ में आ गया, और ये आपका CN साइनोहाइड्राइड बना लेता है। ऐसे यहाँ रिएक्शन होती है, H2O बाहर निकाल देंगे तो CH डबल बॉन्ड NOH आपका डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सिंपल रिएक्शन है जो पता होगी। ब्रोमीन वाटर याद रखना प्यारे बच्चों, ग्लूकोनिक एसिड बना देता है, ठीक है ना, कई बार पूछा जा चुका है। ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है तो ग्लूकोनिक एसिड मतलब जो CHO होगा वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्कोहल में ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। एसिटाइलेशन, ठीक है ना, अपन देख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो सिंपल से यहाँ पर ये एडिशन होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन के लिए है।
ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो ग्लूकोज का, तो सैक्रिक एसिड में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ये भी याद रखना। और इस तरीके से आपका COH और CH2H तो ग्लूकोनिक एसिड, और दोनों आपका COH COH ग्रुप आ गया तो इसको सैक्रिक एसिड बोलते हैं, ये भी यहाँ पर आप याद रखना सभी बच्चे। उसके बाद में ये सारे रिएक्शन आपको पता ही है, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। फिर प्यारे बच्चों याद रखना यहाँ पर एक होता है ग्लाइसर एल्डिहाइड, एक CHO ग्रुप, एक CH2OH ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक OH, ग्लाइसर एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर OH राइट साइड है तो प्लस, और OH ठीक है ना लेफ्ट साइड है तो आप इसको माइनस बोलेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डी ग्लाइसर एल्डिहाइड और डी ग्लूकोज, ठीक है ना, बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बाकी का कुछ भी काम का नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से देखना सब बच्चे। ये आपका यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो भाई साहब यहाँ पर क्या था, CHO ग्रुप था, तो यहाँ से जो H है O, ठीक है ना, ये सिंपल सा लिंकेज यहाँ पर बन जाता है OH के साथ, ठीक है ना, ये दिख भी रहा होगा आपको, CHO ग्रुप था O माइनस, और इस कार्बन के साथ इसने लिंकेज बनाया, तो ये देखो COH में आपका ये डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा। दो फॉर्म होती है यहाँ पर प्यारे बच्चों, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। अगर OH जो है वो आपका राइट साइड है तो अल्फा, और जो OH आपका लेफ्ट साइड है तो याद रखना इसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। कुल मिला के ये CHO ग्रुप था, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये O माइनस और ये H प्लस, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ जाएगा, मतलब बीच में O का लिंकेज आ गया, और ये कार्बन यहाँ इसके साथ जुड़ गया और O माइनस ने ये H प्लस लेके OH बना लिया, तो ये OH यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड आएगा, राइट आएगा तो अल्फा, और आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर ये किधर आएगा, इधर की साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड, तो इसको बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। याद रखना ये दो हेमी एसिटल फॉर्म है ग्लूकोज की। कॉन्फ़िगरेशन याद रखना प्यारे बच्चों, कार्बन बन के, ठीक है ना, अबाउट यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है। जैसे ये फर्स्ट वाला कार्बन है तो इसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, राइट लेफ्ट अल्फा और बीटा, तो इसको एनोमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना एनोमर के नाम से इसको जाना जाता है। तो एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन, तो ऐसे, ठीक है ना, अल्फा बीटा जो फॉर्म है आइसोमर्स की, इनको एनोमर के नाम से जाना जाता है। 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसको पायरानोज बोलते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, जो 6 मेंबर का आपका चेन बना है उसको पायरानोज इस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है। अब कुछ नहीं करना, ठीक है ना, ये आपका इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कैसे डिनोट कर आपको बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये स्ट्रक्चर था तो ये बीच में प्यारे बच्चों O लिंकेज ले आया आप, फिर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। अब इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर डंडे खींच देने हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे OH यहाँ पर प्यारे बच्चों अल्फा में राइट साइड है तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये अल्फा है, OH आपका राइट साइड है, तो आपको क्या करना है, नीचे पहुंचा देना है, तो राइट वाला नीचे आ गया OH, और आपका ये H दूसरे कार्बन पे आ गया आप ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपको 6 कार्बन बनाने हैं, ठीक है ना, तो ये 5वां कार्बन पे ही है, ठीक है ना, ये CH2OH और H। तो उसके बाद में यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग बन गई। अब HOH बना दिया, फिर आपका वापस HOH, तो ये HOH आ गया, फिर वापस OHH, ये OHH, फिर वापस HOH, तो ये HOH। अब देखो यहाँ पर आता है कौन ऊपर आएगा, तो याद रखना जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है ज़्यादा वो आपका ऊपर आ जाता है, तो CH2OH और आपका H यहाँ पर बन जाएगा। तो ये अल्फा पार्ट यहाँ पर कहलाता है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, HOH HOH, फिर OHH HOH और CH2OH, जो कि मैंने एकदम डिट्टो सेम बनाया है, आपको दिख रहा होगा। कुछ कुल मिला के काम कुछ नहीं करना। अल्फा में जैसे ये OH वाला पार्ट था राइट साइड, तो याद रखना राइट वाला आपका नीचे और लेफ्ट वाला आपका ऊपर आता है, बस याद रख लो, राइट वाला पार्ट नीचे और आपका लेफ्ट वाला पार्ट ऊपर आएगा। ऑक्सीजन बीच में रख दो, कितने कार्बन है वो चेन बना दो और यहाँ पर लाइन खींच के और सारे ग्रुप को सेट कर दो, ठीक है ना, बस ये काम करना है। एक ही स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, सारे नहीं बनाऊंगा, सारे आपको बनाने पड़ेंगे। आप कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक जो फॉर्म है OH नीचे आया है और H ऊपर आया, इसी को पलट देंगे, क्योंकि कार्बन नंबर 1 के अबाउट ही तो एनोमर कार्बन तो पहला ही है भाई। जिस कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है अल्फा बीटा वाला, तो अल्फा बीटा जो फॉर्म चेंज हो रही है जिस कार्बन के अबाउट, उसको बोलते हैं एनोमर। और 1 नंबर का कार्बन है तो C1 एनोमर, और अगर 2 नंबर का ये कार्बन होता तो C2 कहलाता।
तो यहाँ पर OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, उसको बीटा बोलेंगे। जैसे देखो ये OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, बाकी का सारा सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसका बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज और इसको अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बोलते हैं। उसके बाद में फ्रक्टोज पे आ जाते हैं, जो कि याद रखना कीटोहेक्सोज कंपाउंड है। देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ग्लूकोज भी C6H12O6 है, फ्रक्टोज भी C6H12O6 है, बट ग्लूकोज में CHO आता है, मतलब एल्डिहाइड आता है, जबकि यहां पर फ्रक्टोज में याद रखना प्यारे बच्चों C डबल बॉन्ड O आता है, मतलब कीटोन वाला कार्बन आता है, कीटोन वाला आता है, और ये फ्यूरान बनाता है। पहली चीज स्ट्रक्चर देख लो, यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पे आपका यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है OH और OH का, ठीक है ना, या राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो राइट वाला यहाँ पर अल्फा, लेफ्ट वाला आपका यहाँ पर बीटा। जो कार्बन की चेन बनेगी तो याद रखना यहाँ पर प्यारे बच्चों सेकंड वाले कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। एक ऑक्सीजन आते हैं, 1 2 3 और 4 मेंबर रिंग आता है, कुल मिला के बीच में ऑक्सीजन और 4 मेंबर की रिंग बनती है। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपका यहाँ पर फ्यूरानेज होता है। स्ट्रक्चर देख लो, फ्रक्टोज का ऐसा नजर आता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, OH H, HOH, HOH और CH2OH, इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आता है। अब देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे बना, मैं ये भी बता देता हूँ। ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब ये देखो ये वाली लिंकेज O-H+, ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और O- है जो ये वाला H+ ले लेगा। तो ये देखो 1 और 2 पे है, तो यहाँ पर रिंग 2 से जुड़ी है, तो 2 के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। तो एक बार तो O-H+ लेके OH यहाँ पर कौन सी साइड रहेगा, राइट, तो ये होगा आपका कौन सा अल्फा। और ये OH अगर राइट है तो उस टाइम CH2OH लेफ्ट था, अब CH2OH इधर आ गया, जैसे ये CH2OH इधर आ गया तो OH इधर चला जाएगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कौन से कार्बन के अबाउट डिफरेंट हो रहा है, 2 के अबाउट, तो इसको C2 बोलते हैं इसी वजह से। और कितने मेंबर की चेन बन रही है देख लो आप, यहाँ पर 1 2 3 4 और बीच में ऑक्सीजन, तो 5 मेंबर की यहाँ पर चेन बन रही है। बाकी का सब कुछ सेम है जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बहुत आसान चीज हो गई है, ध्यान से सुनना, मजा आता जाएगा। देखो चीजें थोड़ी सी ना अजीब सी है, ठीक है ना, बट अगर एक बार आपने समझ लिया तो कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, और ये सब चीजें पूछी नहीं जाएगी, ठीक है ना। मैं पहले बता देता हूँ ये स्ट्रक्चर कैसे क्या हो रहे हैं, नहीं पूछे जाएंगे, बस इतना पता होना चाहिए। एनोमर का मतलब क्या है, अल्फा बीटा फॉर्म चेंज होता है। ग्लूकोज में कौन से कार्बन के अबाउट चेंज होता है, फर्स्ट के अबाउट। फ्रक्टोज में कौन से अबाउट होता है, सेकंड के अबाउट। ग्लूकोज क्या बनाता है, पायरानोज। फ्रक्टोज क्या बनाता है, फ्यूरानोज। बस ये नाम पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस ग्लूकोज, पायरानोज, फ्रक्टोज, फ्यूरानोज। ग्लूकोज में 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन आता है, जबकि फ्रक्टोज में आपका 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन आता है, जिसको फ्यूरान बोलते हैं। बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद होने चाहिए, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और सब कुछ मैंने वैसे याद करवाई दिया है, एनोमर क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, सब कुछ डिटेल में मैं बताता जा रहा हूँ। सुक्रोज तो आपको पता ही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका बनाता है, ठीक है ना, ये याद रखना। सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपका यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका बनाता है। अब याद रखना प्यारे बच्चों कैसे बनता है, तो याद रखना मेरे बच्चों सभी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से आपका यहाँ पर क्या बनता है, सुक्रोज। अब देखो इतनी काम की चीज मैं बताने वाला हूं कि आप ये मान लो रामबाण है आपके लिए, और हरियाणा के एग्जाम में कोई भी सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब जो बताने जा रहा हूं, अब अपन डाइसैकेराइड पढ़ने जा रहे हैं। कुछ नहीं करना, 3 लाइन बोलूंगा जो याद करना है। सुक्रोज आया, मान लो स्टार्च आया, मान लो आपका यहां पर XYZ समथिंग समथिंग कोई भी आया, 2 चीज याद रखेंगे, ये किससे मिलके बनता है। पहली चीज याद रखना, ये किससे मिलके बनता है और कैसे बनता है, बस खत्म काम। किससे और कैसे, 2 चीज याद रख लो, काम खत्म। जैसे मान लो सुक्रोज, तो याद रखना प्यारे बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा मैंने आपको बनाने सिखा रखा है, बीटा डी, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी भी मैंने आपको सिखा रखा है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी आपका यहाँ पर फ्रक्टोज है। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर जो लिंकेज बनती है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो लिंकेज बनती है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी, ठीक है ना, फ्रक्टोज के बीच, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। और अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज ही आपका यहां पर सुक्रोज का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब ये याद रखना, C1, ठीक है ना, कार्बन नंबर 1 होगा अल्फा डी ग्लूकोज का, और आपको पता ही है फ्रक्टोज का तो पहले से C2 लेके चलते हैं, तो C2 होगा आपका बीटा डी फ्रक्टोज का।
और दोनों मिलके आपका सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर होता है, जो कि आपका यहाँ पर एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर आपका क्या होता है, बनता है। उसके बाद में सेकंड नंबर आता है माल्टोज का। अब बस दो ही चीज, माल्टोज किससे बनता है, तो याद रखना अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से माल्टोज बनता है। किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज। किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज। किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज। याद रखना प्यारे बच्चों, यहां पर C1 ठीक है ना, फर्स्ट का लेंगे अपन, और C4 अनादर ग्लूकोज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। C1 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 इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, ठीक है ना। तो ये 1 मिनट सभी बच्चे रुकेंगे। ध्यान देंगे, ये आपका C1 और ये आपका यहाँ पर C4, C1 C4 लिंकेज है जो आपको दिख रहा होगा। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। इसका अपन ने लिया C1 और इसका लिया अपन ने C4, और ये आपका यहाँ पर कहलाता है माल्टोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में लगातार सवाल आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अपन देख सकते हैं, लैक्टोज। काफी बार यहां पर भी सवाल लैक्टोज से पूछा जाता है। याद रखना सभी बच्चे, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, और क्या है ये आपका बीटा डी ग्लूकोज, दोनों से मिलके बनता है। अब सर यहां पर ये बताओ ये गैलेक्टोज क्या है, तो जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था ना, सेम वही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। जैसे बीटा है तो बीटा वाला काम कर दो, डी है तो डी वाला काम कर दो। अब ये जो चौथी पोजीशन है, तो वहां पर आप देखना OH नीचे है और H ऊपर है, जबकि गैलेक्टोज में क्या होता है, OH ऊपर आ जाता है और H नीचे चला जाता है। कुल मिला के फोर्थ पोजीशन पे आपको H और OH का चेंज करना है ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में, वो ही गैलेक्टोज होता है। तो ये बीटा डी गैलेक्टोज, ये बीटा डी ग्लूकोज। लिंकेज याद रखना प्यारे बच्चों, वही C1 C4 लिंकेज होगा। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैंने आपको भी समझा ही दिया है। तो ये लैक्टोज का फॉर्मेशन हो गया। अब बनाएंगे अपन यहाँ पर पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में नाम आ जाता है सबसे पहले स्टार्च का। तो स्टार्च के बारे में पढ़ लेते हैं भाई साहब। ये क्या है, मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों ह्यूमंस बीइंग के अंदर अपन देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पर 2 कंपाउंड्स के अंदर ये मिलता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका पॉलीसैकेराइड है स्टार्च नाम का, ये आपका यहाँ पर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन 2 टाइप से मिलता है। अमाइलोज जो कि वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये आप याद रखना 15 से 20% स्टार्च, ठीक है ना। और केमिकली अमाइलोज जो होता है लॉन्ग अनब्रांच चेंज होता है, ठीक है ना, ये याद रखना अल्फा डी ग्लूकोज की, ठीक है ना। C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ बहुत बड़ी चेन बनती है भाई। अमाइलोपेक्टिन जो होता है इनसोल्यूबल होता है वाटर में, और 80 से 85% स्टार्च में सोल्यूबल होता है। जबकि यहाँ पर अमाइलो जो अपन देख रहे थे प्यारे बच्चों, ये तो अपन ने पढ़ा था अमाइलोपेक्टिन, और जो आपका अमाइलोज है वो स्टार्च में तो 15 से 20% होता है, जबकि वाटर में वो अच्छा सोल्यूबल होता है। जबकि वाटर में ये इनसोल्यूबल होता है, जबकि ये 80 से 85% आपका स्टार्च में सोल्यूबल होता है। लिंकेज याद रखना प्यारे बच्चों, ब्रांच चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट पर, जो कि C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। साथ में याद रखना एक ब्रांचिंग होती है यहाँ पर कार्बन नंबर 6 पर, ठीक है ना, ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के 2 फॉर्म है। पहली चीज देखो क्या याद रखना है, बस बता रहा हूं मैं, वो याद रख लेना काम हो जाएगा। स्टार्च आएगा, 2 चीज है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। C1 C4 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से अमाइलोज बन रहा था, वाटर सोल्यूबल था, और आपका स्टार्च में 15 से 20%। जबकि अमाइलोपेक्टिन वाटर इंसोल्यूबल है, स्टार्च में आपका 80 से 85%। लेकिन यहाँ पर लिंकेज C1 C4 तो है, लेकिन छठे नंबर के कार्बन पर एक ब्रांच C6 और आ जाता है। ये आपको बस पता होना चाहिए, बाकी का काम हो जाएगा। ये देखो आपका अल्फा लिंकेज अमाइलोज, कुल मिला के बहुत सारे यहाँ पर अल्फा है, ठीक है ना। उनमें से वही आपको C1 C4 वाली लिंकेज आपको यहाँ पर एक लंबी चेन बन जाती है, जो अमाइलोज की तरह काम करती है। और अमाइलोपेक्टिन में छठा वाला कार्बन पर एक ब्रांच बन जाता है, जो आपका अमाइलोपेक्टिन की तरह काम करता है। बस ये याद रखना। उसके बाद तो सेलुलोज तो बहुत ही आसान चीज है, बस इतना सा याद रख लेना। सेलुलोज प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। और ये याद रखना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा आपको सेलुलोज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है वो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। बीटा लिंकेज होता है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है ना, ये याद रखना प्यारे बच्चों, बीटा लिंकेज होता है सेलुलोज के अंदर। और ये क्या है यहाँ पर किससे बनता है, तो बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना, ओनली बीटा डी ग्लूकोज की कई सारी यूनिट। और याद रखना बीटा डी ग्लूकोज से ये बनता है।
और C1C4 लिंकेज यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मिलती है, याद रखना C1C4 लिंकेज। C1C4 लिंकेज बनती है बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। सेलुलोज किससे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज। सेलुलोज किससे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज। सेलुलोज किससे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज। मतलब सर अपन बोल सकते हैं इस तरीके से भी कि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, जबकि वहां पर स्टार्च अपन देख रहे थे सर अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट जो आपका स्टोर्ड होता है एनिमल बॉडी के अंदर, ग्लाइकोजन इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन की तरह। ये भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। बाकी का तो प्यारे बच्चों बायोलॉजी के पार्ट है जो आप सब बच्चे बहुत अच्छे से मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो आपको तो मेरे से भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें आती होगी। तो देखो यार बायोलॉजी के अंदर जो पार्ट होता है ना बायोमोलिक्यूल का, सिर्फ वो बचा है जो सबसे, ठीक है ना, धमाकेदार चीज़ थी ना, जिससे अच्छे अच्छे लोग घायल हो जाते हैं, वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ। कंप्लीट हो गया बायोमोलिक्यूल, एक तरीके से आप मान सकते हो पूरा बायोमोलिक्यूल एक तरीके से बोल सकते हो कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ बायोलॉजी वाला पार्ट बच रहा है, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड क्या है, ये सब चीज़ें हैं जिनको भी मैं अभी आपको बस समझाऊंगा कैसे याद रखना है और क्या याद रखना है। जैसे अब देखा अपन ने माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज किससे बनता है और किन किन के बीच में लिंकेज होता है। 2 लाइन याद रखनी, स्ट्रक्चर मत रखो याद। किससे बनता है, किन किन के बीच बनता है, किससे बनता है, किन किन के बीच में बनता है, बस काम खत्म। इतना याद रख लिया तो ऑल इज वेल, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। देखो अमीनो एसिड प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारी चीज है। कोई भी एक आर है, ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, कोई भी एक कार्बन ले लो और ये COOH है और ये आपका NH2 है। तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, कुल मिला के एक कार्बन है, एक R है, एक H है और एक COH और एक NH2 ग्रुप है। अब यहां पर क्या करना है आपको, ये सिर्फ R में चेंज करना है। ये जनरल फॉर्म है अमीनो एसिड का, ये क्या है, अमीनो एसिड का जनरल फॉर्म है। अब R की जगह आप H, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जैसे जैसे चेंज करोगे ऐसे ऐसे ही आपके नए नए कई सारे अमीनो एसिड यहां पर क्रिएट हो जाएंगे। अब मान लो R की जगह अपन ने NH2 लिया, तो एक NH2 पहले था, एक NH2 और आ गया, तो याद रखना R की जगह NH2 आते ही वो बेसिक नेचर का आपका यहां पर अमीनो एसिड बनेगा। R की जगह COH आ गया, एक COH पहले था, 2 COH मतलब वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अगर R की जगह सिर्फ कार्बन लिया, R की जगह सिर्फ कार्बन लिया, तो फिर एक एसिड और एक बेस, तो याद रखना वो फिर आपका न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये मैंने आपको सबसे बड़ी चीज सिखा दी, एसिड बेस और न्यूट्रल कैसे पहचानेंगे। एक NH2 आ गया तो बेसिक, एक COH आ गया तो एसिडिक, और कुछ नहीं आया इन दोनों में से, कुछ और कार्बन आया तो वो आपका न्यूट्रल कहलाएगा। अब R की जगह याद रखना प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आएगा तो ग्लाइसिन बोलेंगे, CH3 आएगा एलेनाइन बोलेंगे, आपका CH3 का होल टू आई CH आएगा बेलाइन बोलेंगे। कोई काम का नहीं है, जस्ट, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, एक बार देख लेना, कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, बस आप देख लेना। क्योंकि रीजन क्या है, देखो आजकल के एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका मूड में क्या आ जाए, तो बाई चांस सवाल उठ के आ सकता है। रेयर केस में, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं आएगा, रेयर केस में कुछ भी हो सकता है। NTN ने यहाँ से कई बार सवाल पूछ लिए हैं नीट के अंदर और JEE मेंस के अंदर, बट बहुत रेयर, ठीक है ना, चांस है। अगर कोई बच्चे ने अभी तक याद नहीं किए हैं तो इससे अच्छा वो कुछ और याद करेगा तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि रेयर मतलब 10% चांस है कि यहाँ से कोई सवाल आएगा। बस अमीनो एसिड के बारे में पता है और एसिडिक बेसिक न्यूट्रल नेचर कैसे पहचानते हैं ये पता है, तो मेरा ये मानना है कि 90 से 95% काम हो जाएगा। बट अगर आपको सब कुछ पहले से याद है तो फिर आप एक बार यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन की तरह देख सकते हो, कौन कब किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। उसके बाद इसेंशियल अमीनो एसिड, ये तो सब बच्चे बायोलॉजी वाले हैं, अच्छे से पता होगा। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ज्यूटर आयन क्या होता है, तो जैसे अपन ने पढ़ा था RCH NH2 COH, तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब इनके ऊपर एक नेगेटिव और एक आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको एक साथ याद रखना, एक साथ अगर नेगेटिव पॉजिटिव आयन आ जाता है तो इसको ज्यूटर आयन के नाम से जाना जाता है। जो अमीनो एसिड होते हैं याद रखना प्यारे बच्चों, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाई मेल्टिंग आपका यहाँ पर सॉलिड होता है। ये भी आप यहाँ पर सिंपल सा याद रख सकते हो। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। डाइपोलर आयन जो होता है ज्यूटर आयन, वो कब होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, वो भी मैंने अभी आपको बता दिया है। तो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आ चुकी है जहां से भी सवाल क्रिएट हो सकता है, पेप्टाइड लिंकेज के ऊपर सवाल आया हुआ है कई बार पेप्टाइड लिंकेज के बारे में। पेप्टाइड लिंकेज कुछ नहीं है मेरे भाई साहब, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुन लेना।
जब कोई भी दो अमीनो एसिड एक साथ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं समझा दूंगा, जब कोई भी दो अमीनो एसिड एक साथ आते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने पर दोनों के बीच में जब कोई एक अमाइड सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, याद रखना अमाइड सी डबल बॉन्ड ओ एन एच का एक लिंकेज बनता है जिसको पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जाना जाता है, जिसको पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जाना जाता है। जैसे ये एक आपका अमीनो एसिड है, ये एक आपका अमीनो एसिड है, दोनों को एक साथ लेंगे, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो ये OH और आपका यहाँ से एक H मैंने ले लिया है प्यारे बच्चों, NH2 था, एक H मैं यहाँ से ले गया तो ये H2O मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, तो ये देखो NH2 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये यहाँ से NH की लिंकेज, तो C डबल बॉन्ड ONH अमाइड की लिंकेज आ गई, इसको पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे। बाकी सबको ऐसे कैसे उठा के रख दो जो कि आपने यहाँ पर, ठीक है ना, ग्लाइसिन और एलेनाइन लिया है, जो कि आपका यहाँ पर नाम आपको नजर आ रहा होगा। और सिंपल सी लैंग्वेज में समझ भी सकते हो प्यारे बच्चों, आप दो अमीनो एसिड होंगे आपके, कनेक्ट ईच अदर, पेप्टाइड बॉन्ड आपका बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ONH वाली जो लिंकेज है उसको अपन यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको पता होगा। ये भी याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड लिए हैं, इसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, दो की जगह 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ठीक है ना, तो 3 अमीनो एसिड लेंगे तो याद रखना वो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, ट्राईपेप्टाइड। इस तरीके से ये चीज़ें आप यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड तक पहुँच सकते हो, एक बार आप रीड कर लेना, कोई ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं। प्रोटीन याद रखना प्यारे बच्चों, दो टाइप से अपन इसको क्लासिफाई करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन, जब पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, द फाइबर लिंक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, सच प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन बॉटल। सम कॉमन एग्जांपल अपन देख सकते हैं, कैरेटीन जो कि हेयर वूल सिल्क में प्रेजेंट होता है, मायोसिन जो कि प्यारे बच्चों मसल्स के अंदर आपका प्रेजेंट होता है, ग्लोबल प्रोटीन। इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन पॉलीपेप्टाइड coil around to spherical shape, these are result in soluble in water, insoluble and एल्बुमिन। ये कॉमन एग्जांपल है प्यारे बच्चों ग्लोबल प्रोटीन के, इंसुलिन और आपका यहाँ पर एल्बुमिन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिर्फ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा था फाइब्रस में इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन कौन से थे, एक तो प्यारे बच्चों कैरेटिन था और एक आपका यहाँ पर मायोसिन था, जबकि ग्लोबल प्रोटीन में कौन कौन से कॉमन एग्जाम्पल है, एल्बुमिन और आपका यहाँ पर ग्लोबल प्रोटीन, ये दोनों आपके कॉमन एग्जाम्पल है। अपन स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी के। प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चों बात करें तो प्रोटीन है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना, आपका याद रखना हैज अमीनो एसिड लिंक ईच अदर, ठीक है। इसके बाद में याद रखना स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, दिस सीक्वेंस अमीनो एसिड दैट सेड बी प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन एनी चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर दिस सीक्वेंस अमीनो एसिड क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन। सेकेंडरी के अंदर अपन बात कर सकते हैं कि जो शेप है वो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की तरफ यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगी। कुल मिला के ये सब बच्चों ने मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना, बायोलॉजी में आप अच्छे से ये सारी चीज़ें रीड करते हो, आपका फिर टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक एक बार रीड कर लेना। और कैसा नज़र आता है याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा आता है नज़र, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा आता है, टर्शरी ऐसा आता है, क्वाटरनरी ऐसा आता है, जो आपके सामने। बायोलॉजी वाले बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, एक बार ध्यान से देखोगे, मन लगा के देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। कुछ एंजाइम के बारे में चीज़ें हैं, लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन इज लाइव ऑर्गेनिज्म, एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, अपन बात कर सकते हैं फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल, अल्टीमेट, ठीक है ना, प्रोडक्शन होता है एनर्जी का। इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों इन्वॉल्व ए सीक्वेंस रिएक्शन, और जो सीक्वेंस रिएक्शन है अकर्स इन द बॉडी अंडर, ठीक है ना, वेरी माइल्ड कंडीशन, जिसको अपन हेल्प करते हैं सर्टेन बायो कैटलिस्ट में, जिसको अपन एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। और अपन देख भी सकते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहाँ से सवाल आया हुआ है, जब मॉल्ट जो आपका माल्टोज होता है, ठीक है ना, वो आपका यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज में आपका कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में मैकेनिज्म भी पढ़ सकते हो, बाकी का कोई ये काम का है नहीं। इंपॉर्टेंट एक चीज़ और आ जाती है विटामिन, जिसके बारे में 2-3 चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अपन देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी रिक्वायर्ड होती है स्मॉल अमाउंट में डाइट के थ्रू, तो उसको अपन विटामिन के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द जो विटामिन है कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, बट प्लांट कैन बी सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, दे आर कंसिडर्ड एज द इसेंशियल फूड फैक्टर। दो अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ द विटामिन आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट, different vitamin belong in two various chemical classes and difficult to define them on the basis of structure, they are generating regardless organic compound required to the diet in the small amount of proportion। कुल मिला के जो डाइट के द्वारा स्मॉल अमाउंट में चीज़ें प्यारे बच्चों अपन लेते हैं वो आपके विटामिन कहलाते हैं। अभी तक जो पढ़ा था विटामिन के बारे में जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी, अब जो बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल आ सकता है। हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, विटामिन का अपन देख सकते हैं प्यारे बच्चों अल्फाबेट ABCD होता है,
उसके बाद में सम ऑफ द फर्दर, ठीक है ना, अपन देख सकते हैं B1 B2 B6 B12 इस तरीके के विटामिन भी यहाँ पर अपन देख सकते हैं। एक्सेस ऑफ विटामिन इज आल्सो हार्मफुल, अगर ज़्यादा ही विटामिन आप ले लोगे तो वो भी आपका हानिकारक हो सकता है, ये भी याद रखना प्यारे बच्चों। टर्म्स विटामिन बाज, ठीक है ना, कॉइंड फ्रॉम द वर्ड बिटल प्लस अमाइन सिंस द अर्लियर आइडेंटिफाई कंपाउंड हैड अमीनो ग्रुप लेटर वर्क शोड द मोस्ट देम डिड नॉट कंटेन अमीनो ग्रुप। ये जो पढ़ा है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप याद रखना, दो पार्ट जो बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट। देखो विटामिन के बारे में 3 लाइन याद रख लेना, पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। विटामिन का मतलब क्या है, जो डाइट से अपन स्मॉल अमाउंट लेते हैं, जो बॉडी के लिए अपन को ज्यादा जरूरत होती है, वो विटामिन कहलाता है। 2 टाइप के विटामिन याद रख लेना बट फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि आपका सोल्यूबल होते हैं फेट में और ऑयल में, जबकि इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, याद रखना। और इनके नाम याद रख लेना, एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा एग्जाम में, कभी भी आएगा तो एग्जाम्पल पूछेगा, बस वो याद रख लेना प्यारे बच्चों। विटामिन ए डी ई के, फेट सोल्यूबल विटामिन पूछेगा तो याद रखना प्यारे बच्चों, विटामिन ए डी ई और के, ए डी ई और के, ए डी ई और के आपका फेट सोल्यूबल है। उसके बाद में वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछेगा तो बी उसके ग्रुप, सी और इसके आर सोल्यूबल। देखना विटामिन बी जो होता है और सी जो होता है वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, याद रखना। वाटर सोल्यूबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन द डाइट, ठीक है ना। और अपन देख सकते हैं एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है ना, आप देख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर रेयरली, ठीक है ना, एक्जेक्टेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर एक्सेप्ट विटामिन B12 इन आवर बॉडी। सम इंपॉर्टेंट विटामिन जो अपन यहाँ पर अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, ये पूरी टेबल है, एक बार रीड कर लेना। एक क्या है, सोर्स क्या है, एक का डेफिशिएंसी क्या है, विटामिन B1 क्या है, उनका सोर्स क्या है, उनकी डेफिशिएंसी क्या है, विटामिन B2 क्या है, सोर्स क्या है, डेफिशिएंसी क्या है। ये सारे विटामिन है, इनको एक बार रीड कर लेना, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, कोई आपका यहाँ पर ऐसी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन है, बीटा डी जो राइबोज है वो ऐसा नजर आता है, बीटा 2 डिऑक्सी राइबोज ऐसा नजर आता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हो चुका है। अगर उतना याद हो गया होगा तो सवाल गलत नहीं होगा। अब तो सिर्फ और सिर्फ बायो की कहानी है जो मैं इसमें आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और आपको ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ पहले से आती होगी। एक बार नज़र घुमानी है, काम की चीज़ें पहले ही हो चुकी है। विटामिन उसके बारे में, और 2 टाइप के विटामिन, प्रोटीन क्या है उसके बारे में, 2-3 टाइप के मैंने प्रोटीन बताए थे, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी का सिंपल सी चीज़ें, एंजाइम की डेफिनेशन पता होना चाहिए, और बाकी का जो उससे पहले के मैंने बता रखे हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड कैसे बनता है, पॉली आपका पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, बस वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और स्टार्टिंग में स्टार, सेलुलोज, ग्लूकोज किससे बनता है, कैसे बनता है, किस किन 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 के बीच में लिंकेज होती है, वो पता होना चाहिए। सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, बायोमोलिक्यूल का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी और चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूँ। हालत ठीक है ना, क्योंकि रीज़न क्या है, अभी रात के लगभग 10 बज गए हैं, सुबह 8 बजे से क्लास चालू हो जाती है, 1 मिनट का भी, ठीक है ना, रेस्ट नहीं मिल पाता बीच में, लगातार दिन भर क्लास होती है, तो हालत इस टाइम पूरी ख़राब हो जाती है रियल में। बट क्या करें, हमारे बच्चों का प्यार इतना ज़्यादा है ना कि करना पड़ता है यार, डेफिनेटली करना पड़ता है, क्या कर सकते। इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट मासूम मासूम, ठीक है ना, बच्चे कहाँ मिलते हैं आज के ज़माने में, ठीक है ना। और पढ़ो यार, बस सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ाई लाइफ में। लाइफ में पढ़ाई ही सब कुछ है, अगर पढ़ाई अच्छे से कर ली ना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ शब्दों में, ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है यार। सिलेक्शन हो या नहीं हो, मेरी एक बहुत ही प्यारी लाइन होती है, जिस दिन रिजल्ट आए ना, उस दिन अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए आपको। क्या आवाज़ आनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपको एक आवाज़ आनी चाहिए कि यार मैंने तो मेरा बेस्ट दिया था, अब जो होगा देखा जाएगा। और जिस बच्चों के, ठीक है ना, मुंह से ये आवाज़ आ गई ना, उस बच्चे को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, और उसका रिजल्ट कोई दुनिया की ताकत बिगाड़ नहीं सकती। बट रिजल्ट के अंदर कोई एक बच्चे के अंदर ऐसी आवाज़ आ गई, काश, ये काश नाम का जो शब्द है ना, ये बहुत ख़राब होता है। ये काश यार उस टाइम पूरे साल पढ़ लिए होते, काश उस टाइम 15 दिन वो क्लास देख ली होती, काश उस टाइम टेस्ट दे लिए होते, काश उस टाइम ये कर लिया होता तो आज मेरा रिजल्ट अच्छा होता। अगर ऐसी थिंकिंग आ गई, मत देखो फिर रिजल्ट, फिर बिल्कुल भी मत देखो, देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट फिर आपको भी पता है कैसा आएगा, ये फैक्ट है एकदम।
तो आज जो पढ़ रहे हैं ना, ये कब काम आ जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ये ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे, कब, कहाँ और किस लेवल पर और किस तरीके से काम आएगा ये आप खुद को भी नहीं पता। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसमें दूर दूर तक कोई भी, ठीक है ना, ऐसी चीज़ नहीं है। आज जो अपन सीख रहे हैं, जिस लेवल पर सीख रहे हैं, जिस तरीके से सीख रहे हैं, ये कहाँ और किस तरीके से काम आ जाएगा आपको नहीं पता है प्यारे बच्चों, ये आपको नहीं पता है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में आएगा, हो जाएगा सॉल्व। आगे भी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे से बच्चे मैंने देखे हैं जो एम्स के लिए तैयारी कर रहे थे बट उनका एम्स में पेपर अच्छा नहीं गया, तो दूसरे एग्जाम में बैठे, सेम सिलेबस होता है, वहाँ सवाल आया, वहाँ सॉल्व करके आ गए, लेकिन वहाँ सही हो गया। तो कहीं तो फ़ायदा हुआ यार। तो हमेशा आपको सीखने के लिए पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ना यार। सिलेक्शन, ठीक है ना, एक अलग चीज़ हो जाती है। आप पेपर में बैठते हो, उस टाइम आपका लक कैसा है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती है। तो सिलेक्शन एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, सीखना अलग चीज़ है। और मेरा तो ये मानना है कि आपको सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप सीखने के पीछे भागोगे ना, तो मेरा ये मानना है अपनी पर्सनल लाइफ में कि आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, अफेक्टिव तरीके से चीज़ें समझ में आती है और याद होती है। अपन क्या करते हैं ना, मेंटल प्रेशर बना लेते हैं दिमाग पर, अरे यार ये तो याद करना ही करना है, पेपर है भाई साहब। अरे भाई वो प्रेशर, ठीक है ना, इतना ज़्यादा डेवलप कर देता है दिमाग के ऊपर कि वो चीज़ें फिर उस लेवल से याद नहीं रहती है यार। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान से सुन लेना, जो होगा देखा जाएगा। सीखने के लिए पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ सीखना है। ये चीज़ें कब, कहाँ और किस तरीके से काम आ जाएगी प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अच्छे से चीज़ें सीखने पर। और अगर आप यहाँ पर सीखने पर फोकस करते हैं, चीज़ें बहुत बेटर होगी यार, इतना ज़बरदस्त होगी ना कि आप भी बोलोगे सर फोड़ दिया हमने। चलो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एडेनाइन, एन डबल बॉन्ड सी एच, एन एच सी डबल बॉन्ड सी, सी एन एच टू डबल बॉन्ड एन, इस तरीके से एडेनाइन दिखाई देता है। एन डबल बॉन्ड सी एच, एन एच सी डबल बॉन्ड सी, इस तरीके से गोनाइन दिखाई देता है। इस तरीके से साइटोसिन दिखाई देता है। इस तरीके से थाइमिन और इस तरीके से यूरेसिल। इंपॉर्टेंट, कतई पता नहीं अब कौन याद कर रहा है रात में यार, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया एक तो मेरा शायद, हाँ तो अब घर वाले याद कर रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो ठीक है। अच्छा घर वाले याद कर रहे हो तो रुक जाए, ठीक है ना, देखते हैं अब कौन याद कर रहा है। एडेनाइन, गोनाइन, साइटोसाइन, ठीक है ना, थाइमिन और यूरेसिल। इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, रीड कर लेना, कभी सवाल नहीं आता। 0.1% देखो, ठीक है ना, बाई चांस अगर उठा के पूछ लिया तो बात अलग है, बट बहुत मतलब अभी तक तो आज तक की हिस्ट्री में कभी आया नहीं है, ठीक है ना। बट एक बार देख लेना ये कौन कैसा नज़र आता है, नज़र फेर लेना। उसके बाद में स्ट्रक्चर तो प्यारे बच्चों आपको पता ही है, न्यूक्लिक एसिड के इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, इनके बारे में आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से लिंकेज होता है, ठीक है, कभी भी काम का नहीं है, नहीं सवाल कभी आया है, ये तो आपको इंपॉर्टेंट पता ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। डीएनए आरएनए के बारे में, ठीक है, ये तो अपन बचपन में पढ़ लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर GC AT TA इस तरीके से लिंकेज होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एक हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। डीएनए आरएनए के बारे में खूब अच्छे से पढ़ रखा होगा, राइबोज, ठीक है ना, इस तरीके से क्या क्या होता है, सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है, ये तो सब अपन पढ़ ही लेते हैं। फिर आपका हार्मोन्स आ जाता है, ये भी अपन ने बायोलॉजी, देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब मेरे से ज़्यादा आपको आता है, ये फैक्ट है यार, ये सब चीज़ें मेरे से ज़्यादा आप सब बच्चों को आती है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि बायोलॉजी की चीज़ें हैं, हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरे से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये तो सब कुछ आता ही है, बस रीड कर लेना एक बार। 0.1% सवाल आएगा, 0.1%, क्योंकि जो मैंने बोला ना, विटामिन, प्रोटीन और उसके बाद में प्यारे बच्चों उनकी पेप्टाइड लिंकेज, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, इनसे ही सवाल आएगा। और जब महामैराथन लूंगा ना, उसमें तो मैं यही बता दूंगा कि यही आएगा, बस 5-6 लाइन लिखूंगा पूरे बायोमोलिक्यूल में से, और 90% चांस रहेगा कि वो 5-6 लाइन में से सवाल आ जाएगा। बट अभी तो मैं पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस वजह से मेरी मजबूरी है कि मुझे एक एक लाइन पढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। बाकी का जब महामैराथन में होगा वो उस टाइम देख लेना, 5-6 लाइन बोलूंगा, उससे बाहर सवाल आएगा ही नहीं।
बट अभी अपन पूरा कोर्स का प्रॉमिस किया है और लगभग खत्म हो गया, 1-2 एपिसोड बच रहे हैं, बाकी का पूरा कोर्स पढ़ा दिया मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। और क्या चाहिए यार। और 15 मॉक पेपर और है भाई। जो बच्चा मेरे सारे एपिसोड देख चुका है, पूरा सिलेबस हो गया है, 15 मॉक पेपर, 15 मॉक पेपर हरियाणा के लिए जय एकेडमी फॉर नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जय एकेडमी का एप्लीकेशन अभी तुरंत डाउनलोड करो, विजिट करो जय एकेडमी फॉर एप्लीकेशन पर। फ्री में 15 मॉक पेपर है हरियाणा के एग्जाम के एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पर। वहां जाके आप अपने पेपर दे सकते हो और अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि आप किस लेवल पर यहाँ पर हो। ठीक है, तो ये काम भी जरूर करो। हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज, ठीक है ना, इंटरसेलुलर मैसेंजर, दीज आर प्रोड्यूस बाय, ठीक है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड आर प्योर डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। ये भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर सम ऑफ दीज स्टेरॉइड्स, ठीक है ना, एस्ट्रोजन एंड यहाँ पर प्यारे बच्चों एंड्रोजन, सम आर पॉलीपेप्टाइड, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एंडोफिन्स एंड सम अदर्स अमीनो एसिड, ठीक है ना, डेरिवेटिव सच एज एपिनोफ्राइन एंड प्यारे बच्चों नॉर्फिनफ्राइन। ठीक है ना, ये भी आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद में और भी, ठीक है ना, ये 2-4 लाइन इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। हाइपो, ठीक है ना प्यारे बच्चों, थायरोडिज्म विच इज कैरेक्टराइज बाई, ठीक है ना, लेथरजाइंस, ठीक है ना, इस तरीके से सिंपल बायोलॉजी की चीज़ें हैं, पढ़ लेना। ठीक है ना, बाकी का तो और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, ये चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है मैंने। डीएनए आरएनए के बारे में रीड कर लेना, कभी कभार आ जाता है सवाल डीएनए आरएनए, ठीक है ना, वही डबल हेलिक्स किस तरीके से बढ़ती है, कैसे काम करती है, ठीक है ना, बहुत ही नाजुक चीज़ है। तो देखो भाई, ठीक है ना, जो आपका मेन सिलेबस है प्यारे बच्चों, उसमें से अब 2 ही चैप्टर बच रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब तो यही चैप्टर बच रहा है ऑर्गेनिक में। तो यार बाकी तो सारा तो कोर्स करा दिया ना यार, फिजिकल पूरा हो गया, इनऑर्गेनिक पूरा हो गया, ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक साथ ही है, एक ही चैप्टर है, जिसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में करा दूंगा। ठीक है ना, बाकी का मेन सिलेबस हो गया है। हाँ, कुछ डिलीटेड चैप्टर है जहाँ से प्यारे बच्चों सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, तो 1-2 ही चैप्टर हैं ऐसे जिनको भी मैं यहाँ पर, ठीक है ना, करवा दूंगा। बाकी का मेन सिलेबस जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने आपको, ठीक है ना, निभाया है और मैंने वो करके दिखाया है। ये ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, अभी जो मैंने प्रॉमिस किया था फाइनली मैंने आपको पता है करके दिखा दिया है। पूरी केमिस्ट्री 11th 12th दोनों की खत्म करके दिखा दी है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारा कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म करके दिखा दिया है। जो प्रॉमिस किया उसको आपके एलटीएम सर ने निभाया है हर तरीके से। अब आपकी बारी है निभाने की। कुछ नहीं करना, सारे क्लास देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड करके रख लेना। जब एग्जाम देने जाओगे 4 से 5 दिन पहले सारी पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए रिवाइज कर जाना। जो लिखाया है ऐसे कैसे याद करके चले जाना, जो पढ़ाया है वो पढ़ के चला जाना। 85 से 90% पेपर चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हरियाणा का कैसा भी पेपर आ जाए, ये 10 एपिसोड जो मैंने कराए हैं केमिस्ट्री के, इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि कारण ये है ना कि यार पूरी तो केमिस्ट्री 10 क्लास में पढ़ा दी है, शॉर्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से जिसको बोला जाता है। ठीक है ना, आप सोचो एक क्लास 1.5 घंटे की हुई है मेरी, 10 एपिसोड मतलब सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे, मतलब 15 घंटे में पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी है मैंने। और कोई बच्चा अगर ये 15 घंटे अच्छे से यहाँ पर प्यारे बच्चों पढ़ लेता है ना, तो 80 से 85% पेपर डायरेक्ट लाइन टू लाइन छप जाएगा। मैं तो और भी 90 से 95 बोल रहा हूँ, ये तो मिनिमम बता रहा हूँ 80 to 85, तो नहीं तो मैं तो 90 से 95 का बोल रहा हूँ कि पेपर डायरेक्ट लाइन टू लाइन मैच कर लेना। 15 घंटे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 10 एपिसोड में पूरी 11th पूरी 12th फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खत्म कराया लाइन टू लाइन विदाउट एनी स्किप। फैक्ट बता रहा हूँ एकदम, ये फैक्ट। और ये एक चीज और सुन लेना, ये हरियाणा ही नहीं और भी अगर इधर उधर के एग्जाम कोई भी है जिसमें साइंस में केमिस्ट्री का सिलेबस है 11th और 12th का, वो हर एक बच्चा, हर एक एग्जाम का, कोई भी एग्जाम का बच्चा है, इस सीरीज को देख लेना, हरियाणा वाली सीरीज। 10 एपिसोड 15 घंटे, ठीक है ना, 10 एपिसोड 15 घंटे में पूरी केमिस्ट्री खत्म है। 85-90% पेपर यहीं से आएगा,
क्योंकि ये सब कुछ पढ़ा दिया 15 घंटे में, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ पढ़ा दिया। अब अच्छे से टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, एक एक चीज को समझ लेना, सुन लेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीडीएफ पढ़ो, पहले एक एक चीज को सुनना समझना, तब जाके काम चलेगा। डायरेक्ट पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला, समझ में नहीं आएगा पीडीएफ से। तो अच्छे से ये आप सारी चीजें पढ़ो, और ये इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो इस चीज का फायदा उठाओ यार, ठीक है ना। ये रियल में आपको आसान लगता है, मेरी हालत मुझे पता है कि मैं किस तरीके से जब 1 से 1.5 घंटे लगातार बोलता हूँ, ठीक है ना, तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में भी रखनी पड़ती है ना यार, ये भी तो सोचो, ठीक है ना। क्योंकि रीज़न क्या है कि ये चैप्टर नॉर्मल हम 15-15 लेक्चर में करवाते हैं, 15-15 घंटे में एक चैप्टर करवाते हैं। ऐप पर आप आके देखो, एम्स उम्मीद बैच में अंदर एक चैप्टर 15 लेक्चर में होता है। अब यहाँ मैंने 15 घंटे में तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी यार, 15 घंटे में तो पूरी 11 और 12 दोनों की केमिस्ट्री पढ़ा दी, ठीक है ना। तो आप खुद सोच सकते हो। बट मैंने क्या किया है, पूरा निचोड़ जो था ना केमिस्ट्री का, वो आपके सामने रख दिया कि ये पूरा निचोड़ है, ये पकड़ लो, पढ़ जाओ, खत्म काम। तो फाइनली मैं बता रहा हूँ, मैंने मेरा वादा निभा दिया है, पूरी केमिस्ट्री खत्म कराने का किया था। एक और एपिसोड लूंगा जिसमें जो बच रहा है वो करा दूंगा। अब आपकी बारी है, अब आप अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज को याद करके रिवाइज करके जाना और फोड़ के आना। जिस उम्मीद के साथ मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, आपके लिए मेहनत की है, उसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अब परिणाम चाहता हूं जो आप सब मुझे 100% दोगे। ऐसी मैं आपसे आशा कर सकता हूं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सभी बच्चों से कि ये आप करके दोगे। पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री कराई है 11-12 दोनों की। आप दुनिया के मतलब जो आपका इच्छा हो ना उस लेवल का, ठीक है ना, कंटेंट को मैच कर लेना, और आपकी जो इच्छा हो ना वहां से आप इधर उधर प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर लेना। कोई ऐसी सीरीज बता देना जिसमें 10 एपिसोड 15 घंटे के अंदर पूरी 11th और पूरी 12th इस लेवल की खत्म हो, जिसमें एक पॉइंट मिस नहीं किया गया हो, एक टॉपिक नहीं छोड़ा गया हो, और पूरी केमिस्ट्री लगभग पूरी केमिस्ट्री खत्म की गई हो। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, और इसका कारण है क्योंकि इस पे मैंने बहुत वर्क किया है, काम किया है पिछले 3 सालों में। ये ऐसा नहीं हो जाता 15 घंटे में केमिस्ट्री खत्म, बट ये करता हुआ आ रहा हूँ। कई मैराथन में मैं करा चुका हूँ, पहले भी 10 घंटे 12 घंटे के मैराथन में पहले भी केमिस्ट्री खत्म करा चुका हूँ। बट ये आप सब बच्चों के प्यार और सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरा ये जो पूरा कंप्लीट सेशन था हरियाणा की मैराथन का, जितने भी एपिसोड लिए हैं वो कैसे लगे। ईमानदारी से रिव्यू जरूर देखे जाना कमेंट सेक्शन में। ये क्लास कैसी लगी ये जरूर बता के जाना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले समय में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। बाकी का मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड, और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और कुछ क्या चाहते हो, क्या सजेशन देना चाहते हो कि सर ऐसा और कर दो हमारे लिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। पूरी जे एकेडमी की टीम हरियाणा वाले बच्चों के लिए हर तरीके से तैयार है, सब कुछ करने के लिए। बस आप बताओ कि ये चाहिए, जे एकेडमी आपको वो ही करके दिखाएगा, वो ही आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए अच्छे से अच्छा करेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इसी बात पर लाइक कर लो, टेलीग्राम पे फटाफट आ जाओ जो भी नहीं आया है, ताकि ये पीडीएफ लेके और पीडीएफ का आनंद ले पाओ, और आने वाले समय में एकदम शानदार रिजल्ट की जो खुशबू है वो आपके पूरे मोहल्ले में उस तरीके से फैलनी चाहिए जैसे शादी विवाह में जो आपका खाने की खुशबू फैलती है, उस तरीके से आपकी जो रिजल्ट है उसकी खुशबू फैलनी चाहिए। तब तो मजा है यार, तब तो इतने एफर्ट्स जो हम लगा रहे हैं इसका फायदा है, वरना फिर समझ रहे हो ना यार। तो पूरी दुनिया में बता रहा हूँ ना, आप इच्छा हो जहाँ सर्च कर लेना, 15 घंटे में पूरी केमिस्ट्री खत्म करा दी, 10 एपिसोड 15 घंटे में, बस ये पढ़ लेना। फुल गारंटी के साथ कह के जा रहा हूँ, और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, उसका कारण भी बता देता हूँ मैं आपको। इसी चैनल पर नीट का पेपर सॉल्व करवा रखा है, एम्स का पेपर सॉल्व करवा रखा है, 1 साल का नहीं, 2024 2025, 2024 नीट एम्स, 2025 नीट एम्स विद प्रूफ। एक एक सवाल आप कमेंट में, एक ऑप्शन आता है जिसमें लाइव कमेंट दिखते हैं, आप जाके पढ़ लेना। एक एक सवाल लाइन टू लाइन मेरी मैराथन और जो मेरी सीरीज होती है ना उनसे गिरता है। पूरा पेपर सॉल्व करवाते टाइम हर एक क्वेश्चन में बताया है कि ये यहाँ करवाया था, ये यहाँ करवाया था, ये यहाँ करवाया था। जाके सर्च कर लेना, पता चल जाएगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ।
क्योंकि लॉजिक है, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि एनालिसिस के साथ पढ़ाता हूं। ऐसे ही नहीं है कि सीधे पढ़ाना चालू हो गया, ऐसा नहीं हूं मैं, थोड़ा डिफरेंट हूं, वो आपको पता लग गया होगा, इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे प्यार मेरे लिए बनाए रखो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत फुल एनर्जी के साथ। बाय बाय, टाटा।